हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे द उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रेमिसेस टेनेंसी एक्ट 2021। हमने चैप्टर 3 तक देख लिया था। हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। चैप्टर 4 में भी हमने सेक्शन 15 तक कर लिया था और अब हम सेक्शन 16 से देखते हैं। सेक्शन 16 हमें बताता है टीनेंट टू लुक आफ्टर प्रेमिसेस, मतलब टीनेंट की जिम्मेदारी है कि वो प्रेमिसेस की देखभाल करेगा, देखभाल करेगा। ठीक। ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ टेनेंसी द टीनेंट शैल, जबकि टेनेंसी चल रही है तो टीनेंट की क्या ड्यूटी है? टीनेंट क्या करेगा? ए, नॉट इंटेंशनली और नेग्लिजेंटली डैमेज द प्रेमिसेस और परमिट सच डैमेज। ना तो इंटेंशनली या फिर इंटेंशनली या नेग्लिजेंटली क्या करेगा? डैमेज करेगा प्रेमिसेस को। इंटेंशनली या नेग्लिजेंटली दोनों तरीके से ही वो प्रेमिसेस को डैमेज नहीं करेगा और या फिर परमिट भी नहीं करेगा क्योंकि कोई और उसे डैमेज करे। ठीक। बी, इन्फॉर्म द लैंडलॉर्ड इन राइटिंग ऑफ एनी डैमेज, और अगर ऐसी कोई डैमेज होती है, मान लीजिए उसकी ना तो उसकी इंटेंशन से हो रही है ना तो उसके नेग्लिजेंस से हो रही है, पर वो डैमेज ऐसी कुछ हो जाती है तो वो लैंडलॉर्ड को राइटिंग में ऐसी डैमेज के बारे में इन्फॉर्म करेगा। सी है, टेक रीजनेबल केयर ऑफ द प्रेमिसेस एंड इट्स कंटेंट इंक्लूडिंग फिटिंग एंड फिक्सचर्स एंड keep it reasonably habitable having regard to its condition at the commencement of tenancy and the normal incidence of living। क्या है? वो रीजनेबल केयर करेगा उस प्रेमिसेस की और इसके कंटेंट्स की, जो कि जैसे कि फिटिंग्स है, कोई फिक्सचर्स है, ये सारी चीज़ें जो भी उस प्रेमिसेस में है उस प्रेमिसेस की वो केयर करेगा, रीजनेबल केयर करेगा। ठीक। और क्या करेगा? उसको रहने योग्य बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक। जैसे कि टेनेंसी के एग्रीमेंट कमेंसमेंट के समय वो प्रेमिसेस था वैसे ही वो प्रेमिसेस रहने योग्य ही था। जब टेनेंसी कमेंस हुई तो जाहिर सी बात है तो वो पूरी कोशिश करेगा कि वो उसी कंडीशन में है जैसे कि टेनेंसी के कमेंसमेंट के समय थी। ठीक। एंड द नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लिविंग, रहने की जो सामान्य परिस्थितियां होती हैं उसको ध्यान में रख के। ठीक। तो ये टीनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीनेंट ये सारे काम करेगा। सबसे पहले तो वो ना तो कोई डैमेज करेगा इंटेंशनली या नेग्लिजेंटली, और बी है कि अगर डैमेज होता है तो वो लैंडलॉर्ड को राइटिंग में इन्फॉर्म करेगा। ठीक। सी है कि वो प्रेमिसेस की रीजनेबल केयर करेगा। ठीक। प्रेमिसेस की और उसके फिटिंग्स एंड फिक्सचर्स की। ठीक। तो ये सेक्शन 16 टीनेंट की जो क्या ड्यूटी थी वो हमने देखी। अब हम सेक्शन 17 देखते हैं जो कि एंट्री इनटू प्रेमिसेस हमें बताता है। सब सेक्शन 1 है, एवरी लैंडलॉर्ड और द प्रॉपर्टी मैनेजर मे इंटर द प्रेमिसेस लेट आउट ऑन रेंट आफ्टर serving a notice in writing or through electronic mode to the tenant at least 24 hours before the time of entry under the following circumstances, namely landlord या property manager क्या कर सकते हैं? जो कि premises जो कि उनका है, उन्होंने रेंट पे दे रखा है, वो एक नोटिस देंगे। और वो नोटिस कैसे देंगे? वो नोटिस या तो लिखित में देंगे या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू देंगे टीनेंट को। जो कि प्रेमिसेस उन्होंने टीनेंट को रेंट पे दिया है उसको वो जो है कि नोटिस देंगे। कितने टाइम पहले? 24 घंटे पहले वो नोटिस देंगे और उसके बाद वो उस प्रेमिसेस में इंटर कर सकते हैं। कौन से सर्कमस्टांसेस, कौन सी परिस्थितियों में? नेमली क्या करने के लिए वो इंटर कर सकते हैं? लैंडलॉर्ड है, प्रॉपर्टी मैनेजर है, प्रॉपर्टी मैनेजर लैंडलॉर्ड ही अपॉइंट करता है उस प्रॉपर्टी की देख रेख के लिए। तो लैंडलॉर्ड क्या है कि लैंडलॉर्ड और प्रॉपर्टी मैनेजर उस प्रेमिसेस में वो जब चाहें तब वो इंटर कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे पहले की उन्हें नोटिस देनी होगी। ठीक। तो वो क्या किन परिस्थितियों में क्या करने के लिए इंटर करेंगे? ए, to carry out repairs or replacement or to do or to get work done in the premises। क्या करने के लिए? कोई repairs या फिर replacement करने के लिए या फिर ऐसा कोई काम करने के लिए या फिर करवाने के लिए वो इस premises में इंटर करेंगे। बी है to carry out an inspection of the premises for the purpose of determining whether premises are in a habitable state or not। मतलब देखिए वो क्या करेंगे? इंस्पेक्शन करेंगे, निरीक्षण करने के लिए। इंस्पेक्शन की शुद्ध हिंदी है निरीक्षण करने के लिए वो घुसेंगे उस प्रेमिसेस में कि ये डिटरमाइन करना, ये निश्चित करने के लिए कि जो प्रेमिसेस है वो रहने योग्य परिस्थिति में है या नहीं है। मतलब ऐसा तो कुछ टीनेंट ने नहीं कर दिया कि जिसकी वजह से वो इनहेबिटेबल हो गई, या फिर ऐसा कुछ वियर एंड टियर हो गया जिसकी वजह से प्रेमिसेस को कोई डैमेज हुआ। तो ये सब चीज़ों को चेक करने के लिए वो इंस्पेक्शन करने के लिए वो घुसेंगे उस प्रेमिसेस में आफ्टर ड्यू नोटिस। सी है फॉर एनी अदर रीजनेबल कॉज फॉर एंट्री स्पेसिफाइड इन द टेनेंसी एग्रीमेंट।
टेनेंसी एग्रीमेंट में कोई और कॉज लिखा गया है कि हाँ अगर ये टेनेंसी की जब एग्रीमेंट होता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच सेक्शन 4 में, तो आपस में हो सकता है किसी कॉज पे एग्री कर सकते हैं कि हाँ ये कॉज अगर हुआ तो आप हमारे प्रेमिसेस में इंटर कर सकते हैं। ठीक, द सबसेक्शन 2 मतलब सबसेक्शन 1 हमने देखा कि नोटिस देगा लैंडलॉर्ड 24 घंटे पहले और उसके बाद इंटर करेगा उस प्रेमिसेस में। और इंटर क्यों करेगा? रिपेयर या रिप्लेसमेंट करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, या फिर कोई ऐसा कॉज जो कि टेनेंसी एग्रीमेंट में मेंशन है उसको फुलफिल करने के लिए। ठीक, सबसेक्शन 2 हमें बताता है द नोटिस शैल स्पेसिफाई द डे टाइम एंड रीजन फॉर एंट्री। नोटिस क्या करेगी? स्पेसिफाई करेगी कि किस दिन लैंडलॉर्ड या प्रॉपर्टी मैनेजर जाएगा, टाइम क्या होगा और रीजन क्या है, क्या कारण है एंट्री करने का, ये नोटिस स्पेसिफाई करेगी। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल एंटर द प्रेमिसेस बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। कोई भी व्यक्ति जो कि प्रेमिसेस में इंटर नहीं करेगा, मतलब कोई भी व्यक्ति यानी लैंडलॉर्ड या प्रॉपर्टी मैनेजर सूर्य उदय से पहले या सूर्य अस्त के बाद, मतलब बेसिकली रात के समय वो इंटर नहीं करेगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट द लैंडलॉर्ड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द प्रेमिसेस लेट आउट ऑन रेंट विदाउट prior notice to the tenant in case of emergent situation like war, flood, fire, cyclone, earthquake or any other natural calamity which may affect that premises। मतलब क्या है इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि लैंडलॉर्ड जो है कि प्रेमिसेस में तभी इंटर करेगा जबकि वो क्या करे? नोटिस दे। ठीक, तो ये ज़रूरी नहीं है कि लैंडलॉर्ड हर कंडीशन में नोटिस दे तभी वो इंटर करे। कौन सी कंडीशन में ये ज़रूरी नहीं है? इमरजेंसी की सिचुएशन जब आ जाती है तो ये पॉसिबल नहीं है लैंडलॉर्ड के पास कि कोई इमरजेंट सिचुएशन आ गई तो ये 24 घंटे वो नोटिस लिख के दे, कॉज बताए, लैंडलॉर्ड को सर्व करे, उसके बाद एंटर करे, आफ्टर सनसेट एंटर करे, बिफोर सनराइज एंटर करे। तो ये जो रूल्स हैं ऊपर ये फॉलो नहीं किए जाएंगे जबकि इमरजेंसी की सिचुएशन हो, जैसे कि वॉर, दो देशों में या फिर दो जगह पे युद्ध चल रहा है, फ्लड आ गया है, फायर आग लग गई है, तो लैंडलॉर्ड जब चाहे तब इंटर कर सकता है, विदाउट नोटिस के इंटर कर सकता है। साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया या फिर कोई और नेचुरल कैलामिटी आ गई जो कि उस प्रेमिसेस को अफेक्ट कर रही है, तो इन दैट कंडीशन लैंडलॉर्ड विदाउट नोटिस भी इंटर कर सकता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट ने हमें ये बताया। तो इस तरीके से सेक्शन 17 हमने देखा, एंट्री इनटू प्रेमिसेस। अब हम आते हैं सेक्शन 18, इंफॉर्मेशन एज टू प्रॉपर्टी मैनेजर। ठीक, प्रॉपर्टी मैनेजर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन होगी उसके बारे में ये सेक्शन बताता है। ठीक, इन केस द लैंडलॉर्ड हैज एंगेज्ड अ प्रॉपर्टी मैनेजर द लैंडलॉर्ड शैल प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू द टेनेंट, नेमली अगर लैंडलॉर्ड ने किसी प्रॉपर्टी मैनेजर को एंगेज कर रखा है तो लैंडलॉर्ड उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो टेनेंट को प्रोवाइड कराएगा। क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा? ए, नेम ऑफ द प्रॉपर्टी मैनेजर, प्रॉपर्टी मैनेजर का नाम बताएगा। प्रॉपर्टी मैनेजर को हमने देखा था कि कौन व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति होता है जो कि प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए लैंडलॉर्ड अपॉइंट करता है। इन केस लैंडलॉर्ड किसी दूसरे शहर में रह रहा है तो वो क्या करता है कि वो एक प्रॉपर्टी मैनेजर अपॉइंट कर देता है कि जो कि टेनेंट से डील करता है और उस प्रॉपर्टी की देखरेख करता है। तो अगर जब टेनेंट से डील करने के लिए, प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए अपॉइंट किया गया है तो टेनेंट को पता तो होना चाहिए ना कि प्रॉपर्टी मैनेजर है कौन। तो ये सारी जानकारियाँ जो है वो टेनेंट को बताएगा। तो क्या बताएगा? नेम ऑफ द प्रॉपर्टी मैनेजर बताएगा। बी बताएगा प्रूफ दैट सच प्रॉपर्टी मैनेजर इज ऑथराइज्ड बाय द लैंडलॉर्ड। ये भी कहेगा, प्रूफ करेगा कि ये जो प्रॉपर्टी मैनेजर है ये मेरे द्वारा ही ऑथराइज किया गया। ऐसा नहीं कि कहीं से कोई फेक व्यक्ति आके आपसे डील कर रहा है, ये पर्टिकुलर पर्सन इज ऑथराइज्ड बाय मी, ये मेरे द्वारा ऑथराइज किया गया है आपसे डील करने के लिए। सी, स्पेसिफिक पर्पज फॉर विच द प्रॉपर्टी मैनेजर हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द लैंडलॉर्ड एंड द पीरियड ऑफ सच ऑथराइजेशन। वो स्पेसिफिक पर्पस बताएगा, वो उद्देश्य बताएगा जिसकी वजह से प्रॉपर्टी मैनेजर को ऑथराइज किया है लैंडलॉर्ड ने। और क्या? और पीरियड भी बताएगा कि ये 1 साल के लिए इस प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी मैनेजर हैं, 2 साल के लिए हैं, वो पीरियड बताएगा और वो पर्पज बताएगा कि क्यों बताया गया है। ठीक, डी, इफ द प्रॉपर्टी मैनेजर इज अ लीगल एंटाइटी। हमने देखा था डेफिनेशन में कि प्रॉपर्टी मैनेजर एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक लीगल एंटाइटी भी हो सकता है। तो प्रॉपर्टी मैनेजर अगर एक लीगल एंटाइटी है, द नेम ऑफ द एंटाइटी, उस एंटाइटी का नाम बताएगा, एंड द पर्सन ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय दैट लीगल एंटाइटी हु मे बी कॉन्टैक्टेड इन रिलेशन टू द टेनेंसी एग्रीमेंट। और उस लीगल एंटाइटी के द्वारा जो पर्सन ऑथराइज किया गया है, जो कि कॉन्टैक्ट किया जा सकता है जिससे टेनेंसी एग्रीमेंट के रिलेशन में उसके बारे में भी वो बताएगा। ठीक,
तो इस तरीके से सेक्शन 18 जो था वो प्रॉपर्टी मैनेजर के इन्फॉर्मेशन के बारे में था। अब हम देखते हैं सेक्शन 19 जो कि है ड्यूटीज ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजर एंड कंसिक्वेंस ऑफ वॉयलेशन ऑफ हिज ड्यूटीज। सेक्शन 19 हमें बताता है कि प्रॉपर्टी मैनेजर की ड्यूटी क्या होगी और अगर वो उसका वॉयलेशन करता है तो उसका कंसिक्वेंस क्या होगा। ठीक, Subsection 1, the duties of the property manager shall include the following. प्रॉपर्टी मैनेजर की जो ड्यूटी है वो निम्नलिखित है। क्या है? ए, टू कलेक्ट रेंट अगेंस्ट रिसिप्ट, क्या करेगा? वो रेंट कलेक्ट करेगा और रिसिप्ट वगैरह देगा। और बी, टू डू एसेंशियल रिपेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड के बिहाफ पे जो एसेंशियल रिपेयर्स करवानी है वो करवाएगा। सी, टू इंस्पेक्ट द प्रेमिसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम वो क्या करेगा? प्रेमिसेस को का इंस्पेक्शन करेगा। डी है टू गिव नोटिस टू द टेनेंट फॉर, टेनेंट को किस नोटिस देगा, किस चीज़ के लिए देगा? प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द प्रेमिसेस, कि वो प्रेमिसेस की प्रॉपर मेंटेनेंस करे। डिले इन पेमेंट ऑफ रेंट, अगर टेनेंट जो है कि रेंट के पेमेंट में डिले कर रहा है तो उसकी भी नोटिस वो देगा। रिवीजन ऑफ रेंट करवाना है तो उसकी भी नोटिस देगा। वैकेशन ऑफ प्रेमिसेस, प्रेमिसेस को खाली करवाना है तो उसकी भी नोटिस देगा। रिन्यूअल ऑफ टेनेंसी, टेनेंसी को रिन्यू करवाना है तो उसकी भी नोटिस प्रॉपर्टी मैनेजर देगा। ई है टू हेल्प इन रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट एमंग टेनेंट्स, मतलब क्या है कि कोई प्रॉपर्टी थी, कोई प्रेमिसेस है जो कि 2-3 टेनेंट को दिया गया है और दोनों टेनेंट क्या है आपस में डिस्प्यूट हो गया है, तो जो डिस्प्यूट को रिजोल्यूशन करवाने का काम है उसमें हेल्प कौन करेगा? प्रॉपर्टी मैनेजर करेगा। एफ है any other matters relating to tenancy to be acted upon only on the instruction of the landlord, और कोई भी मैटर अगर लैंडलॉर्ड उसे इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आप ये काम करवाइए तो प्रॉपर्टी मैनेजर की ये ड्यूटी है कि प्रॉपर्टी मैनेजर वो काम करवाएगा। ठीक, सबसेक्शन 2 हम देखते हैं। सबसेक्शन 1 में हमने पूरी ड्यूटीज देख ली प्रॉपर्टी मैनेजर की क्या क्या होगी। सबसेक्शन 2 हमें बताता है वेयर द प्रॉपर्टी मैनेजर एक्ट्स इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, यदि प्रॉपर्टी मैनेजर सबसेक्शन 1 के प्रोविजन को कंट्रावीन करता है, फॉलो नहीं करता है और अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द लैंडलॉर्ड, या फिर लैंडलॉर्ड के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता है, वो कंट्रावीन करता है, तो क्या होगा? द रेंट अथॉरिटी मे ऑन एप्लीकेशन मेट टू इट बाय द लैंडलॉर्ड और टेनेंट इन दैट बिहाफ, रेंट अथॉरिटी क्या करेगी? एक एप्लीकेशन जो कि लैंडलॉर्ड या टेनेंट के बिहाफ पे किया गया है, remove the property manager or impose such cost on the property manager so as to compensate any loss incurred by the landlord or tenant due to such contravention। वो क्या करेगी? प्रॉपर्टी मैनेजर को रिमूव करेगी, या तो हटा देगी या तो उसके ऊपर कॉस्ट इम्पोज करेगी, ऐसा कॉस्ट इम्पोज करेगी जो कि कंपनसेट करेगा लॉस जो कि लैंडलॉर्ड या टेनेंट को उसके कंट्रावेंशन के एक्ट की वजह से जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई हो सके, वो कॉस्ट उसको ऊपर इम्पोज करेगी रेंट अथॉरिटी या फिर उसे रिमूव कर देगी। तो सेक्शन 19 में हमने देखा प्रॉपर्टी मैनेजर की ड्यूटीज़ क्या है और प्रॉपर्टी मैनेजर अगर ड्यूटीज़ का कंट्रावेंशन करता है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है। ठीक, अब हम आते हैं सेक्शन 20 पे। सेक्शन 20 हमें बताता है विथहोल्डिंग एसेंशियल सप्लाई और सर्विस, मतलब एसेंशियल सप्लाईज या सर्विसेज को रोकने पे, विथहोल्ड करने पे क्या कंसिक्वेंस होंगे, ये सारी चीज़ें हम सेक्शन 20 में देखेंगे। सेक्शन 20 का सबसेक्शन 1 हमें बताता है नो लैंडलॉर्ड और प्रॉपर्टी मैनेजर शैल ईदर बाय हिमसेल्फ और थ्रू एनी अदर पर्सन, न तो लैंडलॉर्ड न तो उसका प्रॉपर्टी मैनेजर या तो खुद से या तो अपने किसी और व्यक्ति के थ्रू विथहोल्ड एन एसेंशियल सप्लाई और सर्विस इन द प्रेमिसेस ऑक्युपाइड बाय द टेनेंट, कोई भी एसेंशियल सप्लाई या सर्विस को विथहोल्ड करेगा। विथहोल्ड करने का मतलब रोक देना, सप्लाई को रोक देना। ठीक, विथहोल्ड एनी एसेंशियल सप्लाई और सर्विस जो कि प्रेमिसेस है, जो कि टेनेंट जिस प्रेमिसेस में रह रहा है उसकी कोई एसेंशियल सप्लाई या सर्विस को लैंडलॉर्ड या प्रॉपर्टी मैनेजर कभी भी नहीं रोकेंगे। ठीक, सबसेक्शन 2 हमें बताता है इन केस ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 एंड ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द टेनेंट इन दिस बिहाफ, अगर सबसेक्शन 1 के प्रोविजन को लैंडलॉर्ड या प्रॉपर्टी मैनेजर कंट्रावीन करते हैं और इस बिहाफ पे टेनेंट एक एप्लीकेशन लगाता है, कहाँ? रेंट अथॉरिटी के पास, तो रेंट अथॉरिटी क्या करेगी? द रेंट अथॉरिटी आफ्टर एग्जामिनिंग द मैटर, रेंट अथॉरिटी इस मैटर को एग्जामिन करने के बाद मे पास एन इंटरिम ऑर्डर डायरेक्टिंग द रेस्टोरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल सर्विसेज इमीडिएटली ऑन सर्विस ऑफ सच ऑर्डर अपॉन लैंडलॉर्ड और प्रॉपर्टी मैनेजर, एक इंटरिम ऑर्डर पास करेगी और लैंडलॉर्ड या प्रॉपर्टी मैनेजर को डायरेक्ट करेगी कि आप ये जो सप्लाई और एसेंशियल सर्विसेज आपने रोक के रखा है इसको इमीडिएटली आप रिस्टोर करिए। ठीक,
एज द केस में भी पेंडिंग द इंक्वायरी रेफर टू इन सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 में इंक्वायरी होगी, उसकी इंक्वायरी चलते रहेगी, पेंडिंग रहेगी, फिर भी आप जो इंटरिम ऑर्डर तभी पास किया जाता है जब कोई भी मैटर लंबा चल रहा है, एडजुडिकेशन की प्रोसेस, केस चल रहा है और बीच में कोर्ट को या फिर ट्रिब्यूनल को या अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि एक अंतरिम आदेश पारित करना जरूरी है, जो कि सब्जेक्ट पे होती है कि इस पे जो फाइनल ऑर्डर आएगा वो एप्लीकेबल होगा। लेकिन जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ रहा है तब तक के लिए ज़रूरी है कि एक इंटरिम ऑर्डर पास किया जाए। एक जो रिलीफ दी जाती है, यहाँ पे किसको रिलीफ देनी है? टेनेंट को देनी है, क्योंकि उसकी एसेंशियल सप्लाईज कट हो गई है, तो वो उस प्रेमिसेस में रहने में उसे हार्ड हो रहा है, मतलब उसके लिए कठिन है वहाँ पे रहना, उसके लिए हार्डनेस है, क्योंकि वो उसको एसेंशियल सप्लाईज नहीं मिल रहे, तो कैसे रहेगा? तो और जो प्रोसेस है, जो इंक्वायरी है, वो हो सकता है लंबी चले। तो ऐसी कंडीशन में डे टू डे एक्टिविटीज़ को फुलफिल करने के लिए इंटरिम ऑर्डर पास किया जाता है, और इंटरिम ऑर्डर को जो फाइनल ऑर्डर पास किया जाता है वो सक्सीड कर देता है, फाइनल ऑर्डर ही एप्लीकेबल होता है। लेकिन इंटरिम ऑर्डर तब तक एप्लीकेबल होता है जब तक कि फाइनल ऑर्डर ना पास हुआ हो। ठीक, तो इस कंडीशन में रेंट अथॉरिटी भी यही करेगी कि इंटरिम ऑर्डर पास करेगी टेनेंट के लिए। ठीक, और उनको जो लैंडलॉर्ड हैं और प्रॉपर्टी मैनेजर इनको डायरेक्ट करेगी कि आप जो एसेंशियल सप्लाईज हैं उन्हें आप रिस्टोर करें। ठीक, सबसेक्शन 3 हमें बताता है द रेंट अथॉरिटी शैल कंडक्ट एन इंक्वायरी इन रिस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन मेड बाय द टेनेंट अंडर सबसेक्शन 2 एंड कंप्लीट द इंक्वायरी विद इन 1 month ऑफ फाइलिंग ऑफ सच एप्लीकेशन। जो लैंडलॉर्ड जो कि टेनेंट ने एप्लीकेशन फाइल किया था सबसेक्शन 2 में, उस पर रेंट अथॉरिटी इंक्वायरी कंडक्ट करेगी, और ये इंक्वायरी कब तक कंप्लीट हो जाएगी? 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फाइल करने के 1 महीने के भीतर ये इंक्वायरी जो रेंट अथॉरिटी है वो कंप्लीट करेगी। सबसेक्शन 4 हमें बताता है द रेंट अथॉरिटी मे आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। रेंट अथॉरिटी आफ्टर मतलब क्या करेगी? एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगी कि पार्टीज को सुना जाए। अवॉर्ड कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 2 months रेंट टू बी पेड बाय द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर विथहोल्डिंग द एसेंशियल सप्लाई सो एज टू कंपनसेट द लॉस्ट इनकर्ड। क्या करेगी? जो भी मतलब सबसेक्शन 3 में क्या किया रेंट अथॉरिटी ने? एक इंक्वायरी कंडक्ट की। सबसेक्शन 4 में क्या किया रेंट अथॉरिटी ने? कि सभी पार्टीज को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया कि ठीक है आप अपना पक्ष बताइए। ये करने के बाद मतलब सबकी सुनने के बाद रेंट अथॉरिटी देखेगी कि कौन सी पार्टी ऐसी थी, कौन सा ऐसा पर्सन रिस्पॉन्सिबल था जिसकी वजह से ये एसेंशियल सप्लाई जो है वो रोकी गई। उस जो है कि उस पर्सन को वो रेंट अथॉरिटी कहेगी कि आप कंपनसेशन करिए उस पार्टी को जिसने कि लॉस इनकर किया है आपके इस एक्ट की वजह से, और वो जो कंपनसेशन होगा वो 2 महीने का रेंट होगा। ठीक, 2 महीने के रेंट का अमाउंट रेंट अथॉरिटी कहेगी कि जो पार्टी जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उस एसेंशियल सप्लाई को रोकने का, वो कंपनसेट करे जो भी लॉस इनकर हुआ है उसके लिए। ठीक, सबसेक्शन 5 हमें बताता है द रेंट अथॉरिटी मे लेवी अ पेनाल्टी ऑफ अ सम नॉट एक्सीडिंग ट्वाइस द मंथली रेंट टू द टेनेंट इफ इट फाइंड्स दैट द एप्लीकेशन वाज फ्रिवलस और वेक्सस। अगर रेंट अथॉरिटी को लगता है कि जो टेनेंट था जिसने ये एप्लीकेशन लगाई थी कि उसके एसेंशियल सप्लाई को रोक दिया गया है, वो एप्लीकेशन फ्रिवलस था या वेक्सस था, वो केवल कोर्ट अथॉरिटी के टाइम को वेस्ट करने के लिए लगाया गया था, फ्रिवलस और वेक्सस था, तो रेंट अथॉरिटी क्या कहेगी कि आप रेंट पे करते हैं मंथली उसका ट्वाइस अमाउंट आप क्या करिए? पेनाल्टी दीजिए, एक पेनाल्टी दीजिए रेंट अथॉरिटी को, क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशन थी वो फ्रिवलस या वेक्सस थी। अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन बताता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एसेंशियल सर्विसेज इंक्लूड्स। एसेंशियल सर्विसेज हम पढ़ रहे हैं, लेकिन एसेंशियल सर्विसेज में क्या क्या आएंगी, क्या क्या चीज़ें आएंगी वो हम देखते हैं। सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पाइप्ड कुकिंग गैस सप्लाई, लाइट्स इन पैसेजेस, लिफ्ट्स, स्टेयरकेस, कंजर्वेंसी, पार्किंग, कम्युनिकेशन लिंक एंड सैनिटरी सर्विसेज। मतलब एसेंशियल सर्विसेज में वाटर की सप्लाई, पानी, बिजली, पाइप कुकिंग गैस की सप्लाई और लाइट होना चाहिए पैसेजेस में, लिफ्ट, सीढ़ियाँ, कंजर्वेंसी, पार्किंग एरिया होना चाहिए और कम्युनिकेशन लिंक्स और सैनिटरी सर्विसेज। ये सारी सर्विसेज जो हैं वो एसेंशियल सर्विसेज की डेफिनेशन में काउंट की जाती हैं। एक्सप्लेनेशन ने हमें बताया
ये इंपॉर्टेंट होता है, ये कहीं कहीं प्रिलिमिनरी में पूछा जाता है कि एसेंशियल सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, कौन कौन सी नहीं आती हैं, तो ये हमें पढ़ना ज़रूरी होता है। अब हम देखते हैं मतलब सेक्शन 20 हमने पढ़ा जो कि एसेंशियल सप्लाई और सर्विसेज के बारे में है। सबसेक्शन 1 ने हमें बताया कि लैंडलॉर्ड या प्रॉपर्टी मैनेजर एसेंशियल सर्विसेज को जो है कभी नहीं रोकेगा, उसकी ड्यूटी है कि वो रोकेगा नहीं। और सबसेक्शन 2 हमें बताता है कि अगर रोकता है और इस बिहाफ पे रेंट अथॉरिटी में एप्लीकेशन लगती है तो रेंट अथॉरिटी एक इंटरिम ऑर्डर पास करेगी और कहेगी कि आप रिस्टोर करिए एसेंशियल सर्विसेज को। और जो रेंट अथॉरिटी है वो 1 महीने के अंदर, सबसेक्शन 3 ने बताया कि 1 महीने के अंदर इस इंक्वायरी को कंडक्ट कर देगी। और सबसेक्शन 4 ने बताया कि जो भी व्यक्ति जो एसेंशियल सर्विसेज थी उनको विथहोल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसको रेंट अथॉरिटी कहेगी कि आप 2 महीने का रेंट एज अ कंपनसेशन पे करिए जो भी लॉस हुआ है उसके लिए। और सबसेक्शन 5 ने बताया कि रेंट अथॉरिटी जो है कि अगर जो टीनेंट था उसने फ्रिवलस या वेक्सेस एप्लीकेशन लगाई थी इस सेक्शन में, तो वो रेंट अथॉरिटी टीनेंट को कहेगी कि आप जो ट्वाइस मंथली रेंट जो है वो एज अ पेनल्टी आप पे करिए। और फिर एक्सप्लेनेशन में हमने एसेंशियल सर्विसेज की डेफिनेशन को देखा कि एसेंशियल सर्विसेज में क्या क्या आते हैं। इस तरीके से जो चैप्टर 4 था वो कंप्लीट हुआ। आगे के चैप्टर्स हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। और थैंक यू सो मच।